नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका इस नई सुबह में अभ्युत्थान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की सुबह की शुरुआत में एक लाइन से करना चाहता हूँ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कि जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, इंसान को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, हर कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार जब भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो हथौड़े और छेनी की चोट से जाके मूर्ति बनती है और बहुत प्यारी मूर्ति बन करके आती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो संघर्ष हैं हमारी लाइफ में, तो इन संघर्षों से ही हम निखर के आते हैं और हमारी जो वास्तविकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या हुनर है, हमारे अंदर क्या कुशलता है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो अपने अंदर की जो कुशलता है, जो अपने अंदर व्यक्तित्व छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालो। और जीवन में संघर्ष तो करना ही है, लेकिन जिस दिशा में संघर्ष करके आप आगे बढ़ सको, उस दिशा को पहचानो, ठीक है साथियों। आज अपनी करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छ भारत का इरादा किया था मोदी जी के आने के बाद में हमने। तो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है हर साल, और ये 2016 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है। तो पहली बार इसमें 2016 में जब स्टार्ट हुआ तो 73 इसमें शहर शामिल किए गए, ठीक है। लेकिन 2017 में जब ये आगे बढ़ा तो इसमें 434 शहर हो गए, और 2018 में इसमें 4203, ठीक है। तो हर साल ये सर्वेक्षण होता है, और इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर माना गया है भारत का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, ठीक है। उसके बाद स्थान आता है सूरत का। सूरत जो कि हीरा नगरी के रूप में विख्यात है, हीरों को तराशा जाता है, कारखाने वहाँ पर हीरे के। और उसके बाद आता है मुंबई में नवी मुंबई, कि मुंबई बहुत पुराना शहर है। नवी मुंबई को जो आउटर में, मुंबई के आउटर में बसाया गया है नवी मुंबई, ठीक है, उसका तीसरा स्थान है, ठीक है। इस साल का जो भारत सरकार ने सर्वेक्षण करवाया है, उसमें एक पहले लीग बनाई गई, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, ठीक है। तो उसने पूरी साल स्वच्छता मूल्यांकन किया, और उसके आधार पर ये जो मेरिट मिली है इंदौर को मिली है। फर्स्ट स्थान पर इंदौर आया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1 इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये जो खबर है डेथ वैली की। डेथ वैली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी कि एक ऐसी घाटी जो जहाँ पर मृत्यु रहती हो, तो मृत्यु की घाटी भी इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये स्थित है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। दक्षिणी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ का स्टेट है? ये है अमेरिका का। अमेरिका में स्थित है क्या? कैलिफोर्निया, ठीक है। और उसमें साउथ वाला जो हिस्सा है उसमें एक वैली है, डेथ वैली। वैली किसको कहते हैं? यानी कि जो दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है खाली, उसको कहते हैं वैली, घाटी, ठीक है। तो ये डेथ वैली है। तो इसमें सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया है एक सदी का। सदी मतलब 100 साल। 100 साल का सबसे गर्म तापमान इसमें दर्ज किया गया है, ठीक है। तो 1913 में जुलाई में सबसे सर्वाधिक तापमान 56 डिग्री लगभग मापा गया था 1913 में, जुलाई 1913 में, ठीक है। किसने? फर्नेस क्रीक ने, ठीक है। उसके बाद 107 साल हो चुके हैं, और उसके बाद अब जो यहाँ का तापमान जो मापा गया है वो मापा गया है 54.4 डिग्री, 54.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का मापा गया है, ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। जो राष्ट्रीय समुद्र और वायुमंडल प्रशासन है कहाँ का? अमेरिका का। उसके मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने इसको मापा है 54.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेथ वैली है क्या? डेथ वैली कैलिफोर्निया में स्थित है, और ये एक ग्रेवन है। ग्रेवन, ग्रेवन मीन्स क्या होता है? दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की भूमि। जैसे हमारी सिंधु नदी बहती है लद्दाख और जांस्कर के बीच में, उसी प्रकार ये ग्रेवन है ये वाला क्षेत्र। और ये यहाँ पर दो पर्वत नहीं है, और यहाँ पर हैं चार पर्वत। चार पर्वत के बीच का क्षेत्र है जिसको कहते हैं रेन शैडो।
तो ये घाटी अत्यंत शुष्क है और वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर गर्म हवा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस कारण से यहाँ का टेम्परेचर इतना है। ओके, ये जो टेम्परेचर मापा गया था इसका 1913 में, वो था 56.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दुनिया में ऐसा नहीं है, सबसे गर्म स्थान तो यही ही है खैर, लेकिन इसके कुछ और गर्म स्थान हैं। एक है किबिली, किबिली है ट्यूनीसिया देश में। एक है मित्रीबा कुवैत में, कुवैत अरबियन कंट्री है। एक है तुर्बत, ये पाकिस्तान में है। एक है दल्लोल इथोपिया में। नेक्स्ट है अजीजिया, ये है लीबिया में, लीबिया अफ्रीकी देश है, ठीक है। पाकिस्तान हमारा ये हो गया पड़ोसी देश, कुवैत अरब कंट्री हो गया। तो ये कुछ देश हैं यहाँ पर सबसे गर्म स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में जो सबसे गर्म स्थान पाया जाता है वो है फलौदी। फलौदी में सर्वाधिक टेम्परेचर पाया गया था, कितना, 51.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कब, 2016 में रिकॉर्ड किया गया था, सर्वाधिक गर्म स्थान है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले दर्ज हुआ था, चूरू, वो था 50 डिग्री, चूरू में 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेथ वैली मैंने आपको बता ही दिया, पूर्वी कैलिफोर्निया में एक क्षेत्र है, ग्रेवन है। 4 पर्वत श्रृंखलाओं के कारण एक रेनोशेड क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर बारिश नहीं होती है और एक अत्यंत शुष्क घाटी बनती है जो कहलाती है डेथ वैली। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से। स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर एक आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कहीं भी आप देखते हो तो बाहर के लोग बहुत पहुँच जाते हैं अलग अलग स्टेटों में और नौकरी के लिए, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका हक मारा जाता है। तो सरकार ने ये सोचते हुए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, कि वहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनमें आरक्षण देंगे स्थानीय लोगों को, ठीक है। और जो निजी जो क्षेत्र है उसमें भी कुछ आरक्षण रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आरक्षित करने वाला ये राज्य पहला बन गया है भारत का, ठीक है। तो भारत में इसका जो प्रावधान है एक संविधान में, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर रोजगार में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। जो नागरिकों की भेदभाव की सुरक्षा करता है संविधान का अनुच्छेद 16, तो उसका कोई उल्लंघन इसमें नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए रोजगार संरक्षित किया जा रहा है। तो ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है जो कि संवैधानिक कुछ प्रॉब्लम आ जाए। इससे पहले झारखंड ऐसा कर चुका है, स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में कर चुका है। और हरियाणा ने भी हाल ही में 75% आरक्षण कोटा जो मंजूर कर दिया है, अध्यादेश आया था उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। ये क्या है कि जैसा कि आपको पता है अभी मोदी जी ने एक स्लोगन निकाला था, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की बात मेन क्या है कि जो भारत को हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनना है, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, यानी कि बाहर से चीज़ें कम से कम लेनी है और अपनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी है, ठीक है, तब जाके भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कौन से, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने इस स्कीम की शुरुआत की है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, ठीक है। कब करी, 18 अगस्त 2020 को करी। और इस चैलेंज की जो पुरस्कार राशि है वो है 4.3 करोड़ रुपए। और इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं, इसमें छात्र, जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करते हैं या फिर इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, और स्टार्टअप यानी कुछ कंपनियां हैं जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, प्रोसेसर बनाती हैं, ठीक है। यानी कि जो बेंगलोर जो कहते हैं सिलिकॉन वैली, तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां जो इस प्रकार के क्षेत्र में काम करती हैं, ठीक है, तो वो इसमें भाग ले सकती हैं। तो इसमें दो संस्थान हैं, एक है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ये सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक, ठीक है। सीडेक और आईआईटी मद्रास ने, सीडेक और आईआईटी मद्रास ने 2 प्रोसेसर बनाए हैं, शक्ति और वेदा। शक्ति और वेदा 2 प्रोसेसर बनाए हैं। जो शक्ति प्रोसेसर है वो है 32 बिट का और एक वेद प्रोसेसर है वो है 64
4 बिट का, ठीक है। उन्होंने ये कर लिए हैं और इस पर आगे अभी काम चल रहा है, मंजूरी मिलना बाकी है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तो कई और भी काम हो रहे हैं, जैसे मेडिकल साइंस के लिए आत्मनिर्भर जो अभियान में चुना गया है उसको एम्स को चुना गया है, और जो डिफेंस में अपनी रिसर्च होती है उसके लिए DRDO को चुना गया है, और विमान जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके लिए HAL को चुना गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चुना गया है, ठीक है। और अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी कुछ आत्मनिर्भरता की बात करनी है या भी कुछ भी अनुसंधान करने हैं उसके लिए किसको चुना गया है, इसरो को। और पावर प्रोडक्शन के लिए चुना गया है गेल और NTPC को, ठीक है। यानी बहुत अच्छा कदम है, और इससे आत्मनिर्भर होने से क्या है कि हमें किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको फॉलो करना चाहिए सभी को। और जिसमें भी कोई ऐसी हुनर हो, जो भी बंदा कुछ कर सके, उसको आगे निकल के आना चाहिए, सरकार उसको पूरी मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये है एक मेट्रो ट्रेन के रूप में चलाई जा रही है, रैपिड मेट्रो दिल्ली से मेरठ के बीच में। दिल्ली मेरठ के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ 50-60 किलोमीटर की समथिंग डिफरेंस है, ठीक है। मेरठ है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तो अपने देश की राजधानी है ही है। तो इन दोनों को जोड़ा जा रहा है क्योंकि NCR क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे ये दिल्ली क्षेत्र है, इसके 100 किलोमीटर दूर तक ये NCR क्षेत्र हो चुका है और भीड़ भाड़ ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रस हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कोई मेरठ से जो लोग आते हैं अगर रोड के रास्ते, तो उनको काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए ये सिस्टम ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। इसमें एशियाई विकास जो बैंक है, एशियाई विकास बैंक, जिसमें एशिया के 68 देशों का समूह है, ठीक है, एशियाई विकास बैंक, तो सारे देशों के लिए प्रोजेक्ट में हेल्प करती है। तो इस प्रोजेक्ट में भी जो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसमें $1 बिलियन ऋण भारत को दे रही है, ठीक है। वो देती है ऋण जो बैंक है, ठीक है। जैसे NCR क्षेत्र में दिल्ली है राजधानी, सर्वाधिक इसकी आबादी है 37% पूरे NCR में से, लेकिन वो जो भीड़ भाड़ है थोड़ी, उसको कम करने के लिए इसमें मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है लुइस एविंडर। लुइस एविंडर कहाँ के हैं, डोमिनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और 54वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले वहाँ पर एक लिबरेशन पार्टी थी जो कि लगातार 16 साल से सत्ता में काबिज थी, लिबरेशन पार्टी। उसके जो लास्ट राष्ट्रपति थे डेनिलो मदीना, उनको पराजित किया इन्होंने, और 16 साल से जो चली आ रही थी सत्ता उसका उन्होंने अंत कर दिया है, ठीक है। ये जो डोमिनिकन रिपब्लिक है, कैपिटल इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो, ठीक है। और इसकी जो मुद्दा है वो है डोमिनिकन पीसो। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं लुइस। नेक्स्ट है भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर हैं उनके ऊपर डाक टिकट जारी किए हैं। भारतीय डाक सेवा का एक क्या कहते हैं, भारतीय डाक सेवा ने जो भारत में विश्व धरोहर स्थल हैं उनके ऊपर ये लॉन्च किए हैं क्या, डाक टिकट, ठीक है। यानी कि इसका थोड़ा रहा है, शुरू से पृष्ठभूमि रही है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पर थोड़ी फेमस रही हैं उनके ऊपर उसने डाक टिकट जारी किए हैं। जैसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए थे, और मतलब आते रहते हैं इनके हमेशा। आपने कभी देखा भी होगा न्यूज़ में कि कभी सरदार पटेल पे, कभी महात्मा गांधी पे, कभी जवाहरलाल नेहरू पे, कभी बिरसा मुंडा, यानी कि हर चीज़ पे जो भी हमारे देश में है जिनका कुछ योगदान रहा है उनके ऊपर डाक टिकट समय समय पर जारी होते रहे हैं। तो 74th जो हमारा इंडिपेंडेंस था कब, 15 अगस्त 2020 को, तो 5 स्मारक टिकट जारी हुए, 5 स्मारक डाक टिकट जारी हुए, ठीक है। और एक सेट लघु पत्रक का जारी हुआ है। तो 5 जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसको कुछ समय पहले ही यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल किया गया, जिस प्रकार जयपुर हुआ था अभी, ठीक है। गोवा के चर्च, गोवा में जैसा कि आपको पता है पुर्तगालियों का कब्जा रहा था, तो वहाँ पर चर्च बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो भारतीय शैली के नहीं है, पुर्तगाली शैली के हैं। तो चर्च और कॉन्वेंट जो हैं वहाँ पर उनको शामिल किया गया है, ठीक है। और पट्टदकल के स्मारक समूह हैं साउथ में जो स्मारक हैं, खजुराहो के स्मारक कहाँ पर है, MP में,
ठीक है, और कुतुब मीनार, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इनके ऊपर डाक टिकट जारी होंगे, ठीक है। और ये जो यूनेस्को संस्था है, यूनेस्को, इसका कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय है पेरिस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ओके। और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं ऑड्रे अजेलो, ऑड्रे अजोले इसके प्रमुख हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, और उसी साल स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। तो आप इसको याद रखें, ये टर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूनेस्को कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस। 16/11/1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ में समझौता किया है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 का इस समय प्रकोप चल रहा है, और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो होड़ में लगी हुई हैं इंश्योरेंस कवर देने के में, ठीक है। तो एक बिजनेस पॉलिसी भी है और समय की मांग भी है, और एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है। अगर कोई किसी को कोविड हो जाता है तो पहले तो सरकार खर्चा उठा रही थी, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं अच्छी सुख सुविधाओं के साथ में, तो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो ऐसे में कंपनियां कुछ 2-3-4 हज़ार रुपये में एक उनको इंश्योरेंस कवर देती हैं, जिससे उनका पूरा खर्चा कंपनी उठाती है, ठीक है। तो मुथूट फाइनेंस ने जो गोल्ड लोन चल रहा है उसके साथ में 1 लाख रुपए तक का कोविड कवर देने का वादा किया है, हाथ मिलाया है। किससे? कोटक महिंद्रा जनरल से। मुथूट फाइनेंस क्या है? एक गोल्ड लोन कंपनी है, गोल्ड लोन कंपनी, ठीक है। इसमें क्या है, एक वैल्यू रखी जाती है कुछ, जैसे मार्केट में 40,000 रुपये सोना चल रहा है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे कुछ जैसे 33,000 या फिर 35,000 के समथिंग उसकी वैल्यू रखी जाती है, और मनी आपको दे दी जाती है, ठीक है, उधार। यानी ये सिक्योरिटी ग्रुप में सोना रख लिया और आपको कुछ मनी दे दी जाती है, ठीक है। फिर उस पर कुछ ब्याज लगता है, जब आप पूरी मनी जमा करा दोगे तो आपका सोना वापस मिल जाता है। तो उसमें जो भी गोल्ड लोन लेगा, जो भी अपना गोल्ड जमा करा करके उसके ऊपर लोन लेगा, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का उनको कोविड कवर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो पार्टनर है वो कौन सी है? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक भी है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, कोटक महिंद्रा ग्रुप के, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ग्रुप है उसके पूरे अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग हैं, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये जो विशेष कवर है ये लोन योजना में ही मिल रहा है, यानी गोल्ड ऋण जो लेने वाले हैं उनको ही मिलेगा, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है मुथूट फाइनेंस का, कहाँ पर है? कोच्चि में, कोच्चि केरल में, ठीक है। और इसके जो वित्त अध्यक्ष हैं वो हैं MG जॉर्ज मुथूट, इनके नाम पे इसका नाम मुथूट फाइनेंस रखा गया है। और जो कोटक महिंद्रा के जो MD और CEO हैं वो है महेश बाला सुब्रमण्यम। जो आनंद महिंद्रा मैंने बताया वो पूरे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस वाला जो है इसकी जो शाखा, उसके हैं महेश बाला सुब्रमण्यम, और इसका जो कार्यालय है वो है मुंबई में, ओके, मुंबई महाराष्ट्र में इसका कार्यालय है। नेक्स्ट है संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रिया की संसद ने हुआ है, और वर्चुअली हुआ है, यानी कि कहीं कोविड में जा नहीं सकते, तो इसलिए ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस चल रही हैं। जो भी कुछ ऐसी संसद का आयोजन हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सब ऑनलाइन ही हो रही है, वर्चुअली हो रही है, ठीक है। तो ये जो 5वीं संसद हुई है, इसमें जितने भी देश हैं उनके सारे जो अध्यक्ष हैं संसदों के वो शामिल होते हैं, ठीक है। अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की संसद, इन सब की सहायता से ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो है पृथ्वी के विकास के लिए, शांति के लिए एक पार्लियामेंट्री, ये जो इसका टॉपिक रखा गया था इस बार वो था पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म, ठीक है, लेटरलिज्म। तो ये इसका सब्जेक्ट था इस बार, ठीक है। इसका उद्देश्य वही, अब भारत की तरफ से इसमें भाग लिया किसने? ओम बिरला ने, ओम बिरला, ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। और किस
संसदीय क्षेत्र से आते हैं, ये आते हैं कोटा राजस्थान से। ठीक है, कोटा राजस्थान से आते हैं ओम बिरला, इन्होंने हमारी तरफ से भाग लिया था। ओके, और इससे क्या है कि जो सम्मेलन होता है तो दुनिया में बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें सारे देशों के संसदों के अध्यक्ष बैठते हैं, तो कुछ मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर बातें की जाती हैं। इस बार जो मुद्दा था वही था, यस बैंक ने एक विशेष सुविधा स्टार्ट की है, वो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। ठीक है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ यानी कि नाम है जैसे इसका है कि अपन कोई भी सिक्योरिटी रख के बैंक में और लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यस बैंक ने क्या किया है, लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म है इसका एक, उसके तहत तो ये जो विशेष डिजिटल समाधान दिया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी कि सारा डिजिटल ही इसका रहेगा सिस्टम और ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा, यानी इसका नाम है लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यानी डिजिटल ही अपने सिक्योरिटीज वहाँ पर रखनी होंगी और आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्राहकों के पास में क्या अपनी कुछ प्रतिभूतियाँ होती हैं यानी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि कोई उन्होंने शेयर खरीद रखा है, इक्विटी फंड है, म्यूचुअल फंड्स हैं और किसान विकास पत्र है और फिक्स्ड डिपॉजिट है कुछ, है ना, और किसी भी जैसे LIC की या फिर किसी और कंपनी की पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, बीमा पॉलिसी हैं, कुछ बॉन्ड हैं टैक्स के। ओके, जैसे टैक्स बॉन्ड में आते हैं RBI, नाबार्ड, NHI, इनके कुछ बॉन्ड आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं, इनको आप रख के एक चालू खाता या करंट खाते के माध्यम से एक वहाँ पर खुलवाना होगा आपको यस बैंक में, और उसके बाद में इनमें से आप कुछ भी, ये जो चीज़ है मान्य है, इनमें से आप कुछ भी अपनी सिक्योरिटी वहाँ पर रख सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ग्राहकों के पास में जो उनकी जो भी प्रतिभूतियां हैं, जो भी डेब्ट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, तो उनको बेचना नहीं पड़ेगा, यानी बैंक उनको खरीद नहीं रही है, केवल वो गिरवी रख रही है और गिरवी रखने के बाद में वो ऋण देगी इन पे। ठीक है, तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हुई। इस करंट अफेयर की जो भी PDF है आप उसको टेलीग्राम जो लिंक दी गई है यहाँ पर, ठीक है, इस पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में जो है CET और NRA। बहुत नया टॉपिक है, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक नया ही टर्म आया है ये, जो कि एक टेस्ट होगा पूरे केंद्र स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक टेस्ट होगा। ठीक है, उस टेस्ट को फाइल करना होगा। कौन सी कंपनी लेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बनाई गई है जो इस टेस्ट को लेगी, और इस टेस्ट को पास करने के बाद में कुछ एजेंसियां हैं जैसे अपनी अब तक जो टेस्ट लेती थी SSC, RRB और IBPS। ठीक है, ये जो अपनी संस्थाएं थी जो टेस्ट लेती थी, इनके तहत हम एग्ज़ाम देते थे। और RRB जैसे है ये रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट करती है, IBPS है ये बैंकों के लिए रिक्रूटमेंट करती है, और SSC है ये विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूट करती है। ठीक है, तो अब उनकी जगह ले ली है किसने, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने। और एक टेस्ट होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी बच्चों के इस पर डाउट्स हैं। ओके साथियों।